हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, आजकल मैं कम वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि कॉलेजेस जो है वो रेगुलर ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी हेक्टिक हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए टाइम मैनेज कर पाऊँ, तो आपको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। वैसे तो मैक्सिमम जो एक्सरसाइज के सोल्यूशंस वगैरह है, अकाउंट्स वगैरह के भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आगे के जो लास्ट जो चैप्टर्स है उनके करने, तो वो भी जल्दी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देने वाली हूँ, तो प्लीज डू कोऑपरेट विथ मी। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो कौन से टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट दिया है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को टर्म को एक्सप्लेन करना होता है। आपको अगर डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, तो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जनरली हम इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज जनरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहरी एनवायरनमेंट जिसपे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, विच इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड। बिजनेस के बाहर के जो फैक्टर्स है ये जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। द बिजनेस लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि बिजनेस को या तो कोई अपॉर्चुनिटीज रिसीव होगी या बिजनेस को खतरा हो सकता है बिजनेस यूनिट को। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं बेसिकली ये है बिजनेस यूनिट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये अनकंट्रोलेबल जाने जाते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूक इन्होंने जो डेफिनेशन दी है आप लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो आप बेयार्ड और व्हीलर की डेफिनेशन भी आप लिख सकते थे, वो डेफिनेशन भी यहाँ पे चल जाती कि द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। तो कोई भी एक आप डेफिनेशन कर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूक बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्ट्रैटेजीज है वो मॉनिटर करते हैं। इकोनॉमिक बाय विच स्ट्रैटेजीज मॉनिटर्ड द इकोनॉमी को मॉनिटर किया जाता है यहाँ पर। देन गवर्नमेंटल, मार्केट, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल, ज्योग्राफी, सोशल सेटिंग्स जो है उन्हें डिटरमाइन करने में टू डिटरमाइन उन्हें हम डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, स्टडी करते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द फर्म को कौन से अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो रही है, कौन से थ्रेट्स रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक या फिर गवर्नमेंटल या मार्केट से या सप्लायर से, तो ये सब स्टडी किया जाता है थ्रू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रैटेजीज को मॉनिटर करते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज हो गए, जो गवर्नमेंटल स्ट्रैटेजीज है, मार्केट स्ट्रैटेजीज, सप्लायर्स के जो स्ट्रैटेजीज है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, उनको डिसाइड किया जाता है टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फर्म को कौन से अपॉर्चुनिटीज रिसीव हो रहे हैं, कौन से थ्रेट फर्म को फेस करने पड़ रहे हैं, वो हमें पता चलता है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो टेक्स्ट ये जो है टेक्सचुअल ही है, कोई भी कंटेंट जो है मेरे मर्जी के कंटेंट्स नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप लोग अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो टर्म्स को, ऐसा नहीं है कि आप अपने जो ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, लेकिन उसके लिए जो टर्म्स है, जो टेक्निकल वर्ड्स है वो आने जरूरी है। जैसे अभी लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि जो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम कम दे दिया, लाइसेंसिंग में जो लाइसेंसिंग वर्क जो करना पड़ता है उसमें आपको फ्रीडम रिसीव हो जाना, तो लिबरल हो आप। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये कौन सा किस टाइप का प्रोसेस है, तो ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल। जो अननेसेसरी का जो कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शंस है जो गवर्नमेंट लेवी करती है ऑन द बिजनेस यूनिट्स, तो उसको हटाना ताकि बिजनेस यूनिट्स है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। तो इसे आपको इस तरीके से लिखना है कि लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मतलब रिमूव करना अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, ताकि जो बिजनेस यूनिट्स है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। नाउ थ्रू द लिबरलाइजेशन, हम लिबरलाइजेशन के थ्रू बात करें, थ्रू द लिबरलाइजेशन प्रोसेस जो इंडियन इकोनॉमी है हैज ओपनड अप, ये ओपनड अप हो गया है एंड स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड इन अ बिग वे। बहुत ही लार्ज तरीके से एनॉर्मस वे में ये जो है वर्ल्ड
मार्केट से ये ओपन अप हो गया है, इंटरेक्शन इसने स्टार्ट कर दिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। लिबरल पॉलिसी इन द ईयर 1991 में आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने लेकर आए थे कि भी जो लिबरलाइजेशन है जो वो आना चाहिए ताकि बिजनेस यूनिट्स जो स्मूथली फंक्शन कर सके, जो अननेसेसरी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, लाइसेंसिंग वर्क वगैरह है, उसमें थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाए बिजनेस यूनिट्स को। नाउ थर्ड वन यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? तो प्राइवेटाइजेशन वर्ड ही हमें बताता है कि भाई पब्लिक का सेक्टर का जो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कम होना, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होना। तो आंसर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट। किसका इन्वॉल्वमेंट कम करना है यहाँ पे? तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट का और पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम करना बाय इन्वॉल्विंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाना कामकाज, मतलब है ना जो इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट का एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट का, जो इंटरफेरेंस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ प्राइवेटाइजेशन इज एन इफेक्टिव टूल है। अगर हमें रीस्ट्रक्चर करना है, रिफॉर्म करना है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एम एंड मिशन के, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन इज एन इफेक्टिव टूल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर रनिंग विदाउट, जो पब्लिक सेक्टर्स जो है बिना एम के बिना मिशन के जो रन कर रहे हैं, तो उनको रीस्ट्रक्चर करना, फिर से उनको हम बोलते हैं ना रिकंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया जाता है, उनको रिफॉर्म किया जाता है, मतलब उनमें चेंजेस लाया जाता है ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर भी कंपनीज है जिनका प्राइवेटाइजेशन हो गया, सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन हो गया। As private sector is perceived to be fundamentally more self motivated and reliable होते हैं। ये मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है एंड इंडिपेंडेंट होते हैं फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। तो जो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के और जो सर्विसेज होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी वाली मानी जाती है। हम भी जानते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना भाई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं होता है, प्राइवेट में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होता है। नाउ यहाँ पर जो नहीं तो क्या होता है ना, ऐसे होता है कि भाई गवर्नमेंट का क्या जा रहा है, या ये तो पब्लिक का पैसा है, राइट, तो उतना फोकस नहीं करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे बात आएगी तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे ना अदर कंट्रीज बाउंड्री लेस बिजनेस हो जाना, एक तरीके से बाउंड्री लेस वर्ल्ड, जहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है, बाउंड्री फ्री, मतलब आप बिना किसी रोक टोक के आप गुड्स है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो इकोनॉमीज को। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर देना, एक साथ मिला देना एंड सोसाइटीज थ्रू क्रॉस कंट्री फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इंफॉर्मेशन अपने हो गए, आइडियाज है, टेक्नोलॉजीज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, कैपिटल है, फाइनेंस है, पीपल है, उनका फ्लो आराम से कर देना। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बाउंड्री लेस वर्ल्ड। जो बिजनेस वर्ल्ड है, ये बिजनेस वर्ल्ड है, वो बाउंड्री लेस वर्ल्ड है, तभी तो हमें एक्सपोर्ट आइटम्स रिसीव हो जाते हैं इजीली। नाउ फिफ्थ वन सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? तो द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट, इट इंक्लूड्स द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी का क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब क्लास स्ट्रक्चर किस पे डिपेंडेंट होगा? तो क्लास स्ट्रक्चर विल डिपेंड अपॉन द ऑक्यूपेशन, मीन्स कौन से टाइप का ऑक्यूपेशन है, जॉब है, एजुकेशन, इनकम लेवल हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, देन एटीट्यूड टुवर्ड्स द लिविंग हो गया, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, उनका एटीट्यूड क्या है बिजनेस के टुवर्ड्स एंड सोशल कल्चर के टुवर्ड्स। तो ये सारे जो है क्लास स्ट्रक्चर जो है वो इन सब पे डिपेंडेंट होता है, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लेवल ऑफ इनकम वगैरह वगैरह पे। एंड द कल्चर जो है इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स द एस्पेक्ट्स, कौन से एस्पेक्ट्स है, पहलू कौन से है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है पर्टिकुलर इकोनॉमी का, देन वैल्यूज कौन से है इंस्टिल करने हैं, एथिक्स क्या है, बिलीव्स, देन सोशल ट्रेंड्स, देन पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एंड अदर एक्सेप्टेड बिहेवियर पैटर्न्स आर इंक्लूडेड अंडर द सोशल एनवायरनमेंट। जैसे लीगल एनवायरनमेंट है वैसे सोशल एनवायरनमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, सबके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे।
ना ये जो थियरी एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए भी इतना समय नहीं निकाल पा रही हूँ आप लोगों के लिए, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। नाउ 6th वन इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट द मेन अफेक्टिंग फैक्टर्स जो है, जो मेनली अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स आर इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज है क्या है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स्ड है या कैपिटलिज्म वाला है, तो यहाँ पे इन सब के बारे में जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पे विद दिस प्लानिंग जो है बेसिक इकोनॉमिक फिलोसॉफी, पर्टिकुलर कंट्री के बेसिक इकोनॉमिक फिलोसॉफीज के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, नेशनल इनकम के बारे में, देन मनी सप्लाई, सेविंग स्टेजेस इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, देन ट्रेड साइकिल्स, ये सारे के सारे जो है वो मेजर फैक्टर्स है जिनसे टोटल जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बना होता है, टोटल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जिसमें मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में, जैसे मैंने आपसे अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम्स, तो इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना की इकोनॉमी है, चाइनाज इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब यूएसए की इकोनॉमी है जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स बोथ आर हियर, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों भी है ना जॉइंटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। देन पॉलिसीज में तो जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वगैरह क्या है, तो ऑल इंक्लूडेड इन दिस। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स है आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड स्टेबिलिटी, पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, पीस इन द कंट्री, गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इलेक्ट करते हैं ना, पब्लिक की चूज की हुई गवर्नमेंट होती है, तो उनका एटीट्यूड क्या है। देन आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, कौन से आइडियोलॉजीज पे वो वर्क कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम comprises 3 वाइटल इंस्टीट्यूशंस, इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंक्लूडेड है। इट इज मेड अप ऑफ 3 इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर इसमें हो गया, देन गवर्नमेंट हो गया, देन जुडिशरी जो कोर्ट वगैरह के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर 3 वाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंटली जो वर्क करने वाले इंस्टीट्यूशंस, देन गवर्नमेंट, जुडिशरी बॉडीज, ये सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंडर में आते हैं। नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो भी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, लेबर यूनियंस है एंड द एम्प्लॉयज, वो सारे के सारे इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी है, वो कंट्रोल कर सकती है क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल में। नाउ इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो वैल्यू सिस्टम से, वो कौन से वैल्यूज पे कंपनी काम करने वाली है, कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा कंपनी का, नेचर, इंटरनल पावर रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। तो दीज ऑल कम्स अंडर द these all includes in the internal environment, ये सारे के सारे जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हम केस स्टडीज, आप लोगों को केस दिए हुए, आपको इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है, आपको उसको स्टडी करना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, फिर आपको उसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन में आपको अपने जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट केस स्टडी है, द कोर्ट पासिस, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन प्लास्टिक के बैग्स बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया। एज क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। एज द बैग्स आर क्रिएटिंग मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर रहा है ये प्लास्टिक बैग्स। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो हम सब जानते हैं। पॉजिटिव तो हमें इजी टू कैरी है, ठीक है, हम विदाउट एनी कैरी बैग हम मार्केट में जाते हैं, पॉलीथीन बैग हम मांग ही लेते हैं, भले हमें पता भी है प्रॉब्लम्स, फिर भी हम बोलते हैं भाई पॉलीथीन बैग दे दो। आप वेजिटेबल मार्केट गए हो, आप ग्रोसरी शॉप में गए हो, यू आस्क फॉर द पॉलीथीन बैग। लेकिन गवर्नमेंट ने ड्यू टू द एनवायरमेंटल इश्यूज प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई पॉलीथीन बैग्स जो है वो बैन हो गए हैं।
क्योंकि ये बैग्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करते ही है भाई, इनसे पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सेकेंड, सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न, सेकेंड केस है कि जो सोसाइटी है इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी लाइफ, कि भाई हमारी जो लाइफ होगी वो स्टैंडर्ड लाइफ होनी चाहिए, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे टू जूट इंडस्ट्री को, जूट इंडस्ट्री को सब्सिडीज देंगे कंसेशन रेट पे, कंसेशन रेट देंगे, कंसेशन रेट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करना, अदर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ताकि ये बिजनेस जो है वो प्रमोट हो जाए, टू प्रमोट दिस बिजनेस, इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या आंसर देना है, आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डिफरेंट डायमेंशंस इस दो केस में बताए गए हैं, ये जो दो केस है इसमें कौन से डिफरेंट डायमेंशंस दिए गए हैं। तो पहले केस में अगर हम देखेंगे तो पहला केस है जिसमें गवर्नमेंट ने जो बैन किया है, ऑर्डर पास किया है, तो मतलब ये लीगल हो गया, दिस इज द लीगल एनवायरनमेंट, लीगली गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो ये लीगल एनवायरनमेंट हो गया। एंड जो सेकंड केस है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी लाइफ, तो ये किससे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई, तो आपको लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कर लिखना है। सेकंड में आपको कमेंट ऑन इट, ये दोनों भी जो केसेस है उसमें आपको कमेंट करना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 जो है वो होगा कि द डिफरेंट डायमेंशंस that has an impact on the business in the above cases are legal and economic environment है, legal and economic, क्योंकि पहले केस में लीगल हो गया, बैन किए हैं, सेकंड केस में इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते हैं, कंट्री की इकोनॉमी को और डेवलप करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन बोथ द केसेस, दोनों भी केसेस पे हमें कमेंट करना है। तो पहला जो केस है वो कि भाई ये जो लीगल एनवायरनमेंट है उसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर बिजनेस, कोई भी कंट्री में अगर कोई बिजनेस करता है, बिजनेस सेटअप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हम पहले लिख देंगे कि बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी स्टार्टेड, regulated, controlled and expanded only within the legal framework of a country, कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही, अंडर ही वो काम करेंगे। तो पहला जो केस है, इन द फर्स्ट केस, पहले केस में, फर्स्ट केस में कोर्ट पासेस द ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स को बैन करने का ऑर्डर पास कर रही है, गवर्नमेंट ने पास किया। और क्यों किया, तो टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मेनी एनवायरमेंटल इश्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो द बिजनेस यूनिट, कोई भी, अभी आप सोचिए इस कंडीशन में कोई भी बिजनेस यूनिट नकार सकती है क्या, मना कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। जैसे अभी मास्क कंपलसरी है कोविड से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग हम मना नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने ये लीगली ये जो है हमें ऑर्डर दिया है, तो हमें फॉलो करना ही होगा, वी आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो इट। तो इसी तरीके से यहाँ पर सो द बिजनेस यूनिट्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो इट, बिजनेस यूनिट जो है वो फॉलो करने, उनको करने ही पड़ेंगे। एंड जो सेकेंड केस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द सेकेंड केस द सब्सिडी ऑफ द जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री का जो सब्सिडी है विल प्रमोट द बिजनेस ऑफ द जूट इंडस्ट्री, वो जूट इंडस्ट्री के बिजनेस को प्रमोट करेगा, क्योंकि जो सब्सिडी का मतलब होता है कंसेशन जो मिलेगा, कंसेशनल रेट पे लोन रिसीव होना, रॉ मटेरियल रिसीव होना,
और टैक्स में कंसेशन देना, तो यहाँ पर जूट इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सो इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके और फिर बाद में आप ये केस स्टडी को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा 2014 रिजल्ट, 2014 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ लोकसभा का, जो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स रोज बाय 1000 पॉइंट्स इन अ डे, 1000 पॉइंट से इंक्रीज हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1000 पॉइंट से इंक्रीज हो गया। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है विच लेड टू दिस राइज, गिविंग रीजन, क्यों इंक्रीज हुआ, आपको हमें वो रीजन बताना है। एंड एक्सप्लेन एनी 2 अदर डायमेंशंस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के 2 अदर डायमेंशंस हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो आप कोई भी 2 अदर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट लिया है, आप कोई भी लीगल एनवायरमेंट ले सकते हो, आप कोई भी जो एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट ले सकते हो, पॉलिटिकल एनवायरमेंट ले सकते हो, आपको जो लेना है आप ले गए। 2 आपको अदर देन दिस बोला है, लेकिन 2 अदर देन दिस, यहाँ पर ये जो है पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। ये जो केस है भाई, पॉलिटिकल पार्टी विन हो गई और वो सत्ता में आई तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1000 पॉइंट से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे द एनवायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू दिस राइज वॉज पॉलिटिकल एनवायरमेंट था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ, ये क्या करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, भाई बीजेपी यहाँ पे 2014 में अभी जो गवर्नमेंट है तो मैं उसका नाम लूंगी भाई, 2014 में बीजेपी जब भी सत्ता में आई तो वो एक तरफा वो विन होकर सत्ता में आए सेंट्रल में, लोकसभा में। तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो रिसीव हुई उसने सिग्नल दिया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, जो प्रोजेक्ट्स को, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथ रिसीव होता है ऐसे, तो गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें रीजन भी बताना है इंक्रीज होने का, टू द इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। सो द इन्वेस्टर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट में, दैट केम टू द पावर, जो पावर में आई, सत्ता में आई। दिस लेड टू राइज इन सेंसेक्स बाय 1000 पॉइंट्स इन अ डे, इसके वजह से 1000 पॉइंट से जो सेंसेक्स है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। 2 और टर्म आपको एक्सप्लेन करने बोला, एक्सप्लेन एनी 2 अदर डायमेंशंस ऑफ द एनवायरमेंट। तो अदर टर्म्स, अदर जो डायमेंशंस है वो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। मैंने ये दिया, आप कोई दूसरे 2 अदर दे सकते हो एक्सेप्ट पॉलिटिकल एनवायरमेंट को छोड़ के दूसरे 2। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है टोटल 8 यहाँ पर जो टोटल एनवायरमेंट दिए हुए हैं, इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, लीगल एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल है। तो आप पॉलिटिकल को छोड़कर इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल या लीगल या सोशल एनवायरमेंट के बारे में आप बात कर सकते हो। नाउ यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट द मेन अफेक्टिंग फैक्टर्स आर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर होता है। इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या है होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड्स द मेथड्स एंड टेक्निक्स एडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो नए मेथड्स एंड टेक्निक्स एडॉप्ट होंगे उसके बारे में इसमें रहता है। तो इतना लिखा बस हो गया, आपको इसके बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, एंकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइट ट्यूब्स, एंकर कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं लाइट ट्यूब्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइट ट्यूब्स, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, हम बोलते हैं ना R&D के ऊपर इन्होंने जो है खर्चा बढ़ा दिया। एंड डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली दैट मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन एनर्जी एफिशिएंट लाइट ट्यूब्स, इन्होंने एनर्जी ज़्यादा एनर्जी देने वाला एफिशिएंट लाइट ट्यूब्स इन्होंने ढूंढ कर निकाला, दैट लास्ट एटलीस्ट 20 टाइम्स एज लॉन्ग एज स्टैंडर्ड ट्यूब, स्टैंडर्ड ट्यूब से भी 20 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा, मतलब अगर एक ट्यूब है वो 20 दिन चलती है तो यहाँ 20 टाइम्स बोलेगा तो कितना हो जाता है,
400 डेज चलेगा मतलब। तो इट रिजल्टेड इन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो इसके वजह से जो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ में इंक्रीज आया कंपनी के। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट डायमेंशन हो गया यहाँ पर, तो टेक्नोलॉजिकल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है टेक्नोलॉजी, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, और आपको बिजनेस एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंस बताने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट मेंशन इन द अबव इंस्टेंस, अबव एग्जाम्पल या अबव केस, आप केस कर भी लिख सकते हो, इज द टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपको कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज मार्केट रिसीव हो रही है एंड कौन से आपको खतरे हैं। देन गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देन सेकंड कंटिन्यूस लर्निंग में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरमेंट। देन इमेज बिल्डिंग, आपको अपनी गुडविल बनाने में हेल्प करता है। देन मीटिंग कॉम्पिटिशंस को फेस करने में हेल्प करता है। एंड देन इसका आइडेंटिफाइंग फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फर्म की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसमें ये आपको हेल्प करता है बिजनेस एनवायरमेंट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। खाली आपको इसके की पॉइंट्स लिखने हैं, आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन नहीं करने भाई, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरमेंट के, वो जस्ट मेंशन कर देने हैं की पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये जो दिस इज द लास्ट केस स्टडी का सेकेंड लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एंड इट फोकस इज, किस पे फोकस कर रहा है, तो ऑन जॉब क्रिएशन की, भाई जॉब क्रिएट करना है, स्किल डेवलपमेंट। तभी तो हम बोलते हैं ना स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है अभी ये गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। एंड इट इज 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के 25 सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट का काम अंडर द इनिशिएटिव ब्राउचर्स ऑन दीज सेक्टर्स। ये जो 25 सेक्टर्स है इसमें ब्राउचर्स एंड वेब पोर्टल व रिलीज्ड, वेब पोर्टल्स इन्होंने रिलीज किए, वाउचर्स रिलीज किए कि कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से 25 सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट कर रही है। तो द इनिशिएटिव एम्स एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, और इसका एनवायरमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट ना हो और वो कम हो। तो इट ऑल्सो सीक्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इवन है ना FDI को भी अट्रैक्ट कर रहा है इन इंडिया में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट है। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो गया। तो द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इन द अबव केस इज अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। अभी आपको इस पे कमेंट करना है, तो कमेंट ऑन इट, ऑल द बिजनेस फॉर्म्स आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी। ये ऑब्वियस, इट इज अंडरस्टूड ऑब्वियसली, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी से लेकर मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर लीगल पॉलिसी सब फ्रेम किया जाता है गवर्नमेंट के अंडर में। तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो डिसाइड करता है द नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एंड प्लान जो है वो कैरी आउट किए जाएंगे। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में होती है, सत्ता में होती है, वही डिसाइड करती है। तो द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया उन्होंने टू मेक इंडिया अ बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया बिग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाने के लिए। एंड द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज इश्यूज किए हैं विच हैव इम्प्रूव द बिजनेस एनवायरमेंट इन द कंट्री, जिन्होंने बिजनेस एनवायरमेंट को इम्प्रूव किया है हमारे कंट्री में। दस इट इज अ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ फैक्टर कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ये जो मेक इन इंडिया है ये क्या है, इट इज अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट का ही कंपोनेंट है, उन्हीं ने निकाला है ना भाई, गवर्नमेंट ने निकाला है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग टू अलाउ ऑयल मार्केटिंग अंडर पब्लिक सेक्टर बाय फिक्सिंग देयर ओन प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए खुद के प्राइसेस फिक्स करते हुए उन्होंने
ऑयल मार्केटिंग अलाउ किया है अंडर द पब्लिक सेक्टर। तो नेम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलेटेड टू दिस डिसीजन, ये डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है वो कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट है। तो यहाँ पे ये प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि ये प्राइवेट अंडर जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं, उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरियसली थिंकिंग टू अलाउ ऑयल मार्केटिंग अंडर पब्लिक सेक्टर बाय फिक्सिंग देयर ओन, वो खुद के प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे द इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलेटेड टू दिस डिसीजन इज प्राइवेटाइजेशन आया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है वो मीनिंग लिख दो। प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर का, स्टेट्स गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस करना। इन द अबव केस गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस रिड्यूस करना चाहती है। सो नेम अदर टू रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में कौन से दो नए जो रिफॉर्म्स है वो रिकमेंड किए गए। तो द अदर टू रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सारे के सारे एनईपी के हैं। इन द ईयर 1991 एनईपी गवर्नमेंट इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा चेंज आया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पर हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लेस इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। जो सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर्स है, दे कैन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा एंड द कंपनीज कैन डिसाइड देयर ओन प्राइसेस। तो ये अदर टू जो है वो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। तो लिबरलाइजेशन में लाइसेंस, रिडक्शन इन द लाइसेंस प्रोसेस एंड ऑल, गवर्नमेंट के जो भी प्रोसेस है बिजनेस को सेटअप करने के, एंड ग्लोबलाइजेशन में बाउंड्रीलेस बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए जल्दी डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है उसके आंसर्स लेकर आऊंगी, और इसके बाद में आंसर इन ब्रीफ के आंसर्स आप लोगों के लिए जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आपको ये जो अभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।